अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट वन को देख के यहाँ आए होंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो इसमें कोई मसला नहीं, अभी फ़ौरन आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले पार्ट वन को चेक कर लें, जिसमें हमने स्प्रिंग 2024 के फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने लगे हैं, DR एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स IP एड्रेसिंग एंड रूटिंग इन द इंटरनेट। IP एड्रेसिंग और रूटिंग पर असर किया, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास आई करता है किसी भी डिवाइस को विदाउट IP एड्रेस जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती डिवाइसेस। IP एड्रेस आपने यूँ देखा होगा, अपने हर मोबाइल फ़ोन का एक IP एड्रेस है। अब यहाँ पे मज़ीद हम ये देखेंगे कि IP एड्रेस के होते हुए पहले भी तो लोगों को IP एड्रेस मिल रहे थे, तो हमें CIDR की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इन सारी चीज़ों को भी हम देखने लगे हैं। है जी सब नेट मार्क्स। तो सब नेट मार्क्स, तो नेट जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सब मतलब हमने डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास अब हमारा जो एड्रेस था उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 में। एक तो हमारे पास बन गया नेटवर्क पोर्शन और दूसरा बन गया होस्ट। क्लासफुल एड्रेसिंग को समझते हैं तो ना हमारे पास ये हैं 1, 2 और 3 क्लास। ये क्लास नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब क्या होता था पहले कि क्लास 1 को एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कॉलेज में क्लास है जिसमें ना आपको 40 चेयर्स चाहिए। कितनी चेयर चाहिए? 40। लेकिन आप परचेज़ कर लेते हैं 100, तो क्या है कि वहाँ पे 60 चेयर्स जो हैं वो फालतू हैं। इसी तरह हम 2 वाला है ना, तो उसको 90 चेयर्स चाहिए लेकिन आपने 100 परचेज़ कर लेंगे, तो ऑब्वियसली जो 10 है वो मेरे पास फालतू हैं। इसके बाद अगर मैंने 60 जो हैं वो चेयर्स मुझे चाहिए लेकिन मैंने परचेज़ जो है वो 100 कर ली हैं, तो ऑब्वियसली 40 चेयर्स जो हैं वो फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं। इन शॉर्ट इसको एक ऐसी एग्जांपल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करना है तो आपको एक क्लासरूम चाहिए। अब अगर आप उसके लिए एक हॉल बुक करवा लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो जाएगी, जगह वेस्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। कि यहाँ पे जब हमारे IP एड्रेस, फॉर एग्जांपल कि ये जो क्लास 1 है इसको 40 IP एड्रेस चाहिए लेकिन इसको प्रोवाइड कंपनी 100 कर रही है, तो इट मीन कि यहाँ पे IP एड्रेसेस की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। अब 2 वाले को चाहिए 90 लेकिन वो दे रहा है 100, तो यहाँ पे 10 IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो है ना फिक्स्ड क्लासेस जो है ना, मिसाल के तौर पे कोई कहते हैं कि मैंने देने ही 100 है, तो उसमें हमारे पास IP एड्रेस जो है वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम CIDR की बात करते हैं, तो CIDR में हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्लैश नोटेशन, जैसे कि आपने यहाँ पे देखी होगी। अब क्या है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास 22 बिट्स स्टोर हुई होती हैं, ठीक है। हर एड्रेस, हर डिवाइस के पास कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स। तो हमने ये करना है कि इन 24 में से 32 को माइनस कर देंगे, तो जितनी बिट्स बाकी बचेंगी ये होस्ट बिट्स हैं, और ये जो स्लैश के बाद जो लिखी होती हैं ये हमारे पास है नेटवर्क बिट्स हैं, ठीक है। आर को यूज़ करने से एक तो फ़ायदा आपको पता चल गया कि भाई इसमें हमने एलोकेट करवाने होते हैं एड्रेस एफिशिएंटली, और जितनी IP एड्रेसेस चाहिए होते हैं ना उतने ही मिलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे IP एड्रेसेस जो हैं वो वेस्ट नहीं होते। दूसरा ये है कि जब भी हम ना डाटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये भाई हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। अब यहाँ पे ना सेंटर में एक हम लगाते हैं रूटर। तो रूटर का क्या काम होता है कि भाई जितना डाटा यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ठीक है, वो रूटर के पास जाता है और रूटर नेक्स्ट पाथ डिसाइड करता है। तो जब हमने IP एड्रेसेस उसको दिए होंगे एफिशिएंटली, तो रूटर को रास्ता जो है वो बेहतर, या रास्ता जो है वो याद रखने के लिए आसानी होगी कि भाई इसके लिए कौन सा रूट अच्छा है और कौन सा नहीं। तो ये बेसिकली इसके CIDR के फ़ायदे हैं। और ये है कि हम नेटवर्क को जो है ना, इसके CIDR को यूज़ करते हुए हम नेटवर्क को अपनी पसंद से जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 40 IP एड्रेसेस चाहिए तो आपको 40 मिलेंगे, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है। स्टूडेंट्स इस बात को समझने में यहाँ पे गलती करते हैं कि जी जो स्लैश हमारे पास है /24, ये भाई इतने कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमारा 24 है ना, ये हमारा नेटवर्क का पोर्शन है, और इसमें 32 को नफ़ी कर दो तो हमारे पास 8 बाकी बचती हैं। तो 8 जो है वो हमारा क्या है,
होस्ट का पोर्शन है। तो ये हर किसी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 24 जो है वो कंप्यूटर्स अटैच हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब जी हम इसको नोट्स से चेक कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हम आईपी एड्रेस को डिस्कस करते हैं। तो आईपी एड्रेस कोई भी यूनिक लॉजिकल एड्रेस है जो किसी भी डिवाइस को असाइन किया जाता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट, हर वो डिवाइस के साथ वो जो इंटरनेट के साथ, जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, जो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। इट आइडेंटिफाई अ डिवाइस सो दैट डाटा कैन सेंड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो ये क्या है कि ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाता है। अब फॉर एग्जांपल हम स्टार टोपोलॉजी की रीसेंट वीडियो में जो है वो डिस्कशन की थी कि भाई वो जो सेंट्रल स्विच या हब है उसने डाटा को सेंड करना है वो जो है रिलेटेड कंप्यूटर को। तो अगर उसके पास आईपी एड्रेस ही नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? अगर उसके पास मैक एड्रेस ही नहीं होगा तो वो कैसे डाटा शेयर करेगा? अब यहाँ पे ये है कि एग्जांपल से समझते हैं हम कि लैपटॉप ए है और लैपटॉप बी है। अब लैपटॉप ए जो है ये कनेक्ट है वाईफाई रूटर के साथ, इसने वाईफाई रूटर को डाटा देना है और इसने जाके लैपटॉप बी को डाटा प्रोवाइड करना है। अब इन दोनों के पास क्या है? आईपी एड्रेस है। तो विदाउट आईपी एड्रेस वो बात एक दूसरे से कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी सबनेट मास्क, और इसको मैंने पहले भी बताया है कि हमने आईपी एड्रेस को सेपरेट कर देना दो पार्ट्स में। एक हमारे पास नेटवर्क पार्ट होगा और एक हमारे पास होस्ट पार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है, अब इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, तो ये बताता है यहाँ पे कि ये जो है 192.168.1 ये है नेटवर्क, और जो 25 है, ये जो 25 है ये हमारे पास क्या है? होस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो नेटवर्क है और ये होस्ट है। अब जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो क्या एग्जामिनर ने हमें पूछा है। व्हाट इज़ CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। ये मॉडर्न मेथड है भाई आईपी एड्रेस को असाइन करने का। अब जी पूछा जाए कि भाई आईपी एड्रेस तो पहले भी तो असाइन होते थे ना, तो इसमें ऐसी कौन सी चेंजेस CIDR लेके आया कि भाई ये एक मॉडर्न मेथड बन गया। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ये फ्लेक्सिबल साइज़ का जो है वो डाटा सबको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता है जिसको जितने चाहिए होते हैं। तो पहले जो था वो ज़्यादा आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते थे और चाहे आपको उसकी ज़रूरत कम ही क्यों ना हो तो वेस्ट वो होते थे आईपी एड्रेसेस। तो इसमें क्या है, हमने जो है फिक्स्ड क्लासेस को यूज़ किए बगैर हमने उसके क्या किया है, फ्लेक्सिबल सब नेट साइजेस, उसको साइज़ को मतलब फ्लेक्सिबल साइजेस जो हैं उसके बना दिए हैं। इससे क्या होगा कि उसकी जो वेस्टेज है आईपी एड्रेसेस की उसको कम किया जा सकता है। तो अगर हम जो है वो लिखें इसको आईपी एड्रेसेस को, तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे ये जो स्लैश है ना, स्लैश के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये नेटवर्क होगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा होस्ट पार्ट, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या है 24। अब मेरे पास टोटल बिट्स कितनी हैं 32, 8 3 24। अब मेरे पास सिर्फ 8 बिट्स रह गई हैं और वो जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट की हैं और 24 जो है ये किसकी हैं, नेटवर्क पार्ट की बिट्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें भी देखें तो ये 16 बिट नेटवर्क की हैं और 16 में से 32 में से 16 को निकालें तो 16 ही आएगा। तो 16 बिट ही नेटवर्क की हैं और 16 बिट ही होस्ट की हैं। तो यहाँ तक अभी हमने जो है वो CIDR का बहुत सिंपल वे से जो है वो उसको समझा है। मज़ीद अब हम इसको देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिले। तो एडवांटेज ऑफ CIDR, तो ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस आर एलोकेटेड, जितने चाहिए बस उतने ही मिलेंगे, जो है ना वेस्टेज के लिए नहीं मिलेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपको 500 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे ना तो CIDR ने सिर्फ आपको रिक्वायर्ड ही देने हैं, उसने आपको इजाफी नहीं देना। ऐसा नहीं कि उसने 1000 देने, आपने 500 यूज़ कर लिए तो बाकी 500 वेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जी यहाँ पे ये है बेटर रूटिंग, जो नेक्स्ट उसने बोला था कि इसका क्या असर है रूटिंग पे। तो ये रूटर्स जो है ना उसने मल्टीपल नेटवर्क्स को एक रूट में एक में शिफ्ट कर दिया। तो जहाँ पे उसको मल्टीपल नेटवर्क प्रोवाइड किए जाते थे तो रूटर्स के लिए बहुत मुश्किल था डाटा को ये याद रखना कि भाई कौन सा रूट जो है वो मैंने लेना है, किसको मैंने डाटा देना है। तो इसको इसने ईजी बना दिया एक रूट बना के, इसको कहते हैं रूट एग्रीगेशन। इससे क्या हुआ कि स्मॉलर रूटिंग टेबल्स, अब देखा जाए
तो एक टाइम पे सिर्फ एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ है ना, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, रूटर के पास कोई एक जो है वो एड्रेस नहीं होता। लेकिन अगर हमने मल्टीपल नेटवर्क्स को एक रूट बना दिया ना, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। फास्ट, इससे हमारी जो है ना डाटा की जो सेंडिंग है प्रोसीजर था जो रूटर परफॉर्म करता था, वो हमारा जो है वो फास्ट हो गया। एफिशिएंट यूज़ ऑफ IPv4, तो ऑब्वियसली कि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि भाई पहले लोगों के अब मिलियंस ऑफ एड्रेसेस उसके पास होते थे, तो जब मिलियंस ऑफ एड्रेसेस उसने अपने पास रखने हैं तो ना भाई उसके पास खाली जगह होनी है, ठीक है। और अब क्या है कि 500 अगर IP एड्रेसेस चाहिए तो उसको 6500 दे दिए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही थी। तो CIDR से उसकी क्या हो गई, लाइफ टाइम जो था वो इसका इंक्रीज़ हो गया IPv4 एड्रेसेस का। और एंड पे हम इस क्वेश्चन को समराइज़ करने के लिए एक और पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिज़ाइन। तो भाई इसने जो हमारे पास CIDR था, इसने क्या किया, क्लासेस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, जो हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको समझा रही थी क्लास 1 2 3, उसको ख़त्म करके उसने एक उसका जो है वो बना दिया, जितने डिफरेंट नेटवर्क थे उसको एक बना दिया। अब एक बनाने से क्या हुआ कि जितनी किसी को ज़रूरत होगी उतने वो नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी तंजीम है, वो अपने नेटवर्क खुद क्रिएट कर सकती है जितनी उसको ज़रूरत हो। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, डिफाइन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्लो कंट्रोल। तो जी यहाँ पे हम जो है वो रोल को डिस्कस करेंगे TCP ट्रांसपोर्ट लेयर के, और उसके साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और फ्लो कंट्रोल का। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या है, जब भी आप अपने किसी दोस्त को कोई कोरियर भेजते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि भई आपको सारा डाटा सही से मिल गया है। फॉर एग्जांपल आपने 100 पेजेस अपने दोस्त को सेंड किए हैं असाइनमेंट के, वो 100 में आप उससे पूछेंगे कि भैया आपका डाटा जो है वो ठीक से आपको मिल गया, 100 पेजेस मिल गए हैं, ठीक है, और उनकी तरतीब वगैरह ठीक थी। ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि भाई जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रही होती है, दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन मतलब डाटा सेंड किया जा रहा होता है सेंडर टू रिसीवर, तो वहाँ पे हमने चेक करना होता है कि डाटा जो है वो रिलायबली कम्प्लीटली और करेक्ट ऑर्डर में क्या शेयर हुआ है। इसके लिए हम दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, TCP और UDP को। अब ये जो है ये TCP ये हमारी कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाता है, और UDP इसको फास्ट बनाता है, लेकिन रिलायबिलिटी इसमें इतनी नहीं होती। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या काम परफॉर्म करती है। तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे पहली चीज़ ये है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, कि भाई जो सेंडर है ना वो उसने अपनी करेक्ट जो एप्लीकेशन है ना वो रिसीवर तक पहुंचानी है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक डाटा पहुंचाना, ये किसको कहते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अब है सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली। अब इसको समझ लो तो फिर डाटा को जब हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं तो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। अब हर पैकेट जो है वो अपना डिफरेंट रूट लेता है। सबसे पहले हम डाटा को ब्रेक करते हैं पैकेट्स में। अब वो पैकेट्स जब डेस्टिनेशन पे जाते हैं ना, तो हम उन सब पैकेट्स को डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जब डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है तो हम उसको सेगमेंट्स में बनाते हैं, फिर उन सेगमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। तो रीअसेंबली और सेगमेंटेशन का मतलब यही है। सेगमेंटेशन मतलब उसको डिवाइड कर देना, और रीअसेंबल मतलब उसको दोबारा से इकट्ठा कर देना। नेक्स्ट है जी रिलायबल डाटा डिलीवरी। तो अगर कोई भी सेगमेंट जो है, अगर कोई भी ये जो हमारे पास पीस है, ये कोई भी डाटा के पीस जो है, अगर ये हमारे पास लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो TCP बोलेगा कि भाई ये वाला डाटा मुझे नहीं पहुंचा, इसको नहीं पहुंचा, उसको दोबारा से पहुंचाओ। तो ये क्या करता है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन करवाता है उनके दरमियान। फिर देन है एरर कंट्रोल। तो जितने भी कम्युनिकेशन के दौरान एरर आते हैं ये उसको हैंडल करता है, एरर कंट्रोल। अब नेक्स्ट है जी फ्लो कंट्रोल, कि जब कोई डाटा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर टाइम आपको लगता है जैसे कि आप नोट्स नहीं साथ साथ बना पा रहे, तो आप टीचर से बोलते हो टीचर प्लीज़ आहिस्ता पढ़ाएं, मेरे से नोट्स नहीं बन रहे साथ। तो उसकी वजह यही होती है कि जो है डाटा बहुत फास्टली सेंड हो रहा होता है, बहुत फास्टली शेयर हो रहा होता है, कि रिसीवर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, रिसीवर उसको ले नहीं पा रहा होता। तो जैसे आप अपने दोस्त को
के साथ बात करते हैं तो आप उसको कॉल मिलाते हैं, अगर वो कॉल उठाएगा तभी आपकी बातचीत मुमकिन है। अगर वो कॉल नहीं पिक कर रहा तो आपकी बातचीत नहीं जो है ना पॉसिबल हो सकती। तो फ़्लो कंट्रोल में क्या है कि अगर सेंडर इस तरह से फास्टली डाटा शेयर करी जा रहा है कि रिसीवर उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, तो ये हम फ़्लो कंट्रोल में जो है वो ये बात डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मेन चीज़ें अभी डिस्कस की। एक तो जब ये आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करने के लिए उसको कॉल मिलाते हैं, अगर तो वो कॉल एक्सेप्ट करेगा तो ही जो है ना आपकी बातचीत हो सकती है। इसको कहते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। कनेक्शन होने के बाद अगर आपका दोस्त बहुत जल्दी से बात कर रहा है, बहुत तेज़ी से आपको डाटा मिल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे जो हमारे पास आएंगे वो फ़्लो कंट्रोल है। तो जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा था वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस अभी कर लिया है। नेक्स्ट जी हमारे पास आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेम टू एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कॉमनली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। अब यहाँ पे उसने OSI मॉडल की 7 लेयर के बारे में पूछा है, जो है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो उससे पहले ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई एप्लीकेशन लेयर क्या है। तो जब हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कांटेक्ट करने के लिए, राब्ता कायम करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस को जो फेस करना पड़ता है, वो हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने टीचर को कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, गूगल आपने ब्राउज़र ओपन किया, आप टीचर को भेजना चाहते हैं ईमेल, अब वो ईमेल जो है वो टीचर को यूं ही तो नहीं चले जाएगी, उसके लिए आपको कुछ रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स को हम कहते हैं जी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब ये जैसे कि वेब ब्राउजिंग, ईमेल और फाइल शेयरिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो जी सबसे पहला है प्रोटोकॉल जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, और जो सर्वर है जो उस वेबसाइट को चला रहा होता है, ये ट्रांसफ़र करता है वेब पेजेस को इन दोनों के दरमियान, ठीक है। व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट योर ब्राउज़र सेंड एन अब जी वो जो है ना रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट हुई है सर्वर के पास कि भाई मुझे ये वाला ना वेब पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपको ना पास पेपर पे मिले 2024 का सोल्यूशन मिले कंप्यूटर नेटवर्क का, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने ये उधर लिखा है। अब उसने ना एक वेब पेज बनाया हुआ है, वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज है। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर आगे रिस्पोंड करेगा और हमें इन रिज़ल्ट वो वेब पेज प्रोवाइड कर देगा। तो क्या है कि हमने जो है वो गूगल पे रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, उसके बाद सर्वर ने हमें वो जो वेब पेज था वो सेंड कर दिया। तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वेब पेजेस को, वेब ब्राउजिंग को जो है वो इनेबल करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको हम यूज़ करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए ओवर दी इंटरनेट। अब क्या है कि जब भी आपने अपने जो है वो ईमेल को सेंड करना है कंप्यूटर से दूसरे में, तो वहाँ पे हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो ये देखें, जब आपने अपने टीचर को ईमेल सेंड करनी है तो टीचर उस ईमेल को वो जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इस ईमेल को ट्रांसपोर्ट करेगा और टीचर इसको रिसीव कर लेगा। तो ये जो है ना ये बेसिकली ट्रांसफ़र करती है मेल को बिटवीन मेल सर्वर के। उसके साथ हमें ईमेल कम्युनिकेशन में भी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो हेल्प करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें, और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा मिला है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप इसी पेपर का पार्ट 3 देखेंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।